नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में आज हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हल्दा का, पश्चिम बंगाल का हल्दा वो क्षेत्र जिसके बारे में हिंदुस्तान का मीडिया और खास करके हिंदुस्तान की सेकुलर जमात और उससे भी खास करके अवार्ड वापसी गैंग मौन है। आपको याद होगा कि दादरी कांड के ऊपर तमाशा करने वाली और दुनिया के सामने हिंदुस्तान का नाक कटवाने का कोई मौका ना छोड़ने वाले मीडिया गैंग ने और तमाम सेकुलरिस्टों ने बहुत हंगामा किया था। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के हल्दा में और पूरे पश्चिम बंगाल में लगातार होने वाले हिंदुस्तान विरोधी, मानवता के विरोधी के प्रदर्शन, दंगे और अत्याचारों पर मीडिया मौन है। ऐसे में आज हम आपके सामने हालिया में हुआ वाकया जो हल्दिया के नाम से फेमस है उसको लेकर आपके सामने आए हैं और हम आपको पूछ रहे सवाल, क्या बंगाल बांग्लादेश बन रहा है और दादरी पर होने वाले हल्दिया पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। आज के बिंदास में आपके कॉल और हमारे अतिथियों से बात करने के पहले मुद्दे पर नजर डालते हैं। 3 लाख लोगों की भीड़ अचानक से हमला कर देती है। प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। भीड़ पुलिस को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटती है। रास्ते में अल्पसंख्यक हिंदुओं के घर और दुकानें जला दिए जाते हैं। महिलाओं और बच्चियों से बदसलूकी की जाती है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ये सब पाकिस्तान या बांग्लादेश की बात हो सकती है। नहीं जनाब, ये सब भारत में हो रहा है। आज बंगाल ही बांग्लादेश बन गया है। बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं कई जिलों में। वैसे तो बंगाल में ये काफी पहले से शुरू हो गया था, लेकिन ममता सरकार के रहते तो बंगाल में हिंदुओं का जीना दुश्वार हो गया है। अभी हाल ही में मालदा में लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। ये भीड़ हिंदुओं के घरों को जला देती है, गाड़ियों को आग के हवाले कर देती है। ममता सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। आखिर क्यों भीड़ पर कार्रवाई नहीं होती? क्यों प्रशासन मौन बना रहता है? जब हमने इसकी तहकीकात की तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। कई लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुलेआम हवा दे रही हैं। बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को फर्जी वोटर बनाया जा रहा है। वैसे ममता की सांप्रदायिक राजनीति तभी सामने आ गई थी जब हिंदुओं को दुर्गा पूजा नहीं करने दी गई। दरअसल जहां जहां बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, वहां कट्टरपंथी मुसलमानों का राज चलता है। न तो हिंदुओं को व्यापार करने दिया जा रहा है और न ही हिंदुओं को धार्मिक कार्य करने दिए जा रहे हैं। वैसे बात सिर्फ यही नहीं रुकती है। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के आने के बाद से 500 से ज्यादा छोटे मोटे दंगे हो चुके हैं। ये सभी दंगे ऐसी जगह हुए हैं जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, लेकिन ममता सरकार इन दंगों पर मौन बनी रही है। जहां कार्रवाई करनी थी वहां नहीं की गई। यही नहीं, मुस्लिम कट्टरपंथियों के गली गैंग बन गए हैं जो खुलेआम बच्चियों का अपहरण कर रहे हैं। इन गैंगों में तृणमूल के कई नेता शामिल पाए गए हैं। चाहे वो टुकटुकी मंडल मामला हो जो काफी सुर्खियों में रहा, आज टुकटुकी मंडल का पता नहीं है कहाँ है वो बच्ची। ऐसी ही कई बच्चियां न्याय के लिए तड़प रही हैं, मगर ममता सरकार का सीना पिघल नहीं रहा है। सुंदर महिलाओं का अपहरण करके उनके साथ बलात्कार किया जाता है, फिर उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने को मजबूर किया जाता है। ये गैंग खुलेआम बच्चियों का अपहरण करते हैं और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि इन पर सत्ता पक्ष के लोगों का हाथ होता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, आखिर यह असहिष्णुता नहीं है तो क्या है? क्या पुरस्कार लौटाने वालों के भीतर का इंसान अब मर गया है? क्या इन लोगों के लिए असहिष्णु घटनाएं अलग अलग रंग की होती हैं? वैसे इन तथाकथित सहिष्णु लोगों को देखकर लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि अब सभी चुप हैं। मीडिया भी इसे नहीं दिखा रहा है। तो क्या अब देश के हिंदुओं पर होने वाला अत्याचार नहीं है? और इस मुद्दे पर आज आपको अगले 1 घंटे तक बात करनी है। हमने अपने इतना आवाज उठाना है कि बंगाल का आवाज दुनिया भर में जाना चाहिए और कम से कम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आंखें खुलनी चाहिए और इसलिए उनके कान में जोर से हिंदुस्तान ने न्याय की पुकार लगाने की जरूरत है। आज मैं दिल्ली में नहीं हूं और मैं प्रत्यक्ष स्थान पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट को आपको दे रहा हूं और इसीलिए दे रहा हूं कि यहाँ पर क्या स्थिति है ये समझ में आए। हमने देखा यहाँ पर जो 2.5 लाख लोग यहाँ पर आए और
सड़क पर आकर उन्होंने तमाशा किया, और वो तमाशा तो शायद छोटा शब्द है, इनका इरादा नरसंहार करने का था, और उस नरसंहार की कोई कमी इन्होंने नहीं छोड़ी। ऐसे आंदोलनों को और बंगाल के पूरे स्थिति पर नजर रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदू समिति के तपन घोष जी हमारे साथ जुड़े हैं। तपन जी, आप इसको कैसे हिंदुस्तान के सामने बंगाल के दर्द को रखेंगे? नमस्कार जी सबको। पहले मैं बताता हूँ कि बंगाल की स्थिति बहुत ही संकट का घड़ी से बंगाल अभी गुजर रहा है। बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी बन चुका, परंतु ख्याल करना जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर तो 40, 50, 60, जैसा मालदा जिला में 60% मुस्लिम आबादी है। और जिस थाने का अंदर ये हुआ, कालियाचक नाम का जगह, वहाँ पर 70% मुस्लिम आबादी है। लेकिन एक बात मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आज का जो स्थिति, ये केवल 2-4 दिन में न बनी है, न 3 साल में बनी है। ये तो पिछले 30, 40, 50 साल से लगातार स्थिति बिगड़ते बिगड़ते आज इस हालत पे आया है। इसलिए ममता बनर्जी आज के तारीख के यहाँ का मुख्यमंत्री है और उनका ही जिम्मेदारी है संभालने का। वो संभाल तो बिल्कुल नहीं पा रही, ये लॉ एंड ऑर्डर उनके कंट्रोल के बिल्कुल बाहर चला गया। परंतु इस बात को भी मानना पड़ेगा, ये स्थिति बिगड़ा हुआ स्थिति केवल ममता बनर्जी जब सत्ता पर आई वो 3 साल में नहीं हुआ। इसके 3 साल से पीछे जो 34 साल सीपीएम का राज रहा, कम्युनिस्टों का राज रहा, उन्होंने तो इसी तरह मुस्लिम तुष्टिकरण किया और मुसलमान गुंडा पावर को, जो क्रिमिनल पावर को सीपीएम ने भरपूर इस्तेमाल किया विरोधियों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए। और ये स्थिति अब जैसे जितने अब बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ का जो घुसपैठ किया है, ये क्या केवल 3 साल में किया है क्या? ये तो पिछले 40 साल से ये हो रहा है। और ये सीपीएम भी अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठकारियों का शरण दिया, उनका वोटर कार्ड बना देना, उनका रेशन कार्ड बना देना उनके लिए, और जो वेस्टेड लैंड में उनको बिठा देना, ये सब काम में सीपीएम कम्युनिस्टों ने भरपूर मदद किया। और आज ममता बनर्जी भी उसी मुस्लिम वोट बैंक के तुष्ट करने के लिए जब मुसलमान क्राइम करता है। तपन जी, मैं आपसे स्पेसिफिक इस घटना के बारे में जानना चाहूंगा जो ये हुई है, जो 2.5 लाख लोग सड़क पर आए। जरा थोड़ा विस्तार से बताइए कि वहां पर कैसे पुलिस के ऊपर अटैक किए गए, गाड़ियों को जलाया गया, हिंदू भाई बहनों के खिलाफ उनके दुकानें जलाए गए, और क्या क्या हुआ? जी, ठीक, अच्छी बात है। देखिए, मीडिया तो पूरी तरह इसको दबाने के लिए कोशिश किया। अभी जो जितना सारी सूचनाएं, जानकारी सामने आ रहा है, उसमें ध्यान में आया कि कालियाचक में एक गांव है, मोथाबारी नाम का गांव है। कट गया क्या? हेलो, आप जॉइंट है, बोलिए। हाँ, एक मोथाबारी गांव है। उस मोथाबारी गांव के मस्जिद से और लगातार ये प्रचार किया, मस्जिद का माइक से प्रचार किया गया कि सभी मुसलमान इकट्ठा आ जाओ, जिसका हाथ में जो है वो लेकर आ जाओ। इसी तरह ये कॉल करके वो हाथ में लेकर आ जाओ और हमको इसका प्रतिवाद करना है, प्रोटेस्ट करना है, हमारे पैगंबर के बारे में जो अपमान किया है उसका प्रोटेस्ट करना है। और उसने तो बाकायदा लिफलेट डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसमें कांटेक्ट नंबर भी दे रखा है। इदारा-ए-सरिया इस नाम की संस्था की नाम से प्रिंटेड लिफलेट बांग्ला भाषा में और हजारों के संख्या में बांटा गया था। और लाखों लोग जब आ गए, अब पता नहीं कि हमारे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट आईबी वगैरह क्या करता है, किसी तरह इनको रोकने के लिए कोशिश नहीं किया। ये पहले आए NH-34 जो नेशनल हाईवे 34 है, जो एक्चुअली पूरा ईस्टर्न इंडिया का एक लाइफलाइन है, क्योंकि कलकत्ता से शुरू होके ये रास्ता और सिलीगुड़ी होके असम तक जाता है, वो बाद में NH-31 बन जाता है। तो इस हाईवे पर आया, हाईवे पर ब्लॉक किया। वहां पर एक BSF का ट्रक मिला, तो BSF ट्रक पर इन्होंने हमला कर दिया। और BSF ट्रक में एक कमांडर था, वो कमांडर CO, कमांड ऑफिसर, उसको भी पिटाई किया और भी जवान को पिटाई किया। फिर पूरा ट्रक को आग लगा दिया। उसके बाद ये भीड़ थाना के तरफ गया। थाना बलियाडंगा नाम के एक छोटा सा मोहल्ला है, वहाँ पर है एक कालियाचक थाना, वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर ही थाना में पथराव शुरू कर दिया और वहाँ पिटाई शुरू कर दिया। अब पुलिस ने क्या करे, पुलिस ने ब्लैंक फायर करना शुरू किया, रोकने की कोशिश किया। मुझे ये पता नहीं
कि क्यों पुलिस ने टीआर गैस नहीं छोड़ा, ये मुझे मेरे समझ में नहीं आया। नहीं, कुछ भी नहीं किया, किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं दी। और मैं तपन जी आपको बताऊं, मेरी कई पुलिस वालों से बात हुई, उन पुलिस वालों का कहना है कि वो तो कार्रवाई करना चाहते हैं क्योंकि गुंडे अब इतने ज्यादा हावी हुए हैं कि उनके ऊपर भी मतलब पुलिस वाले और पुलिस वालों के परिवार भी सुरक्षित नहीं है वेस्ट बंगाल में। वहाँ का जो जानकारी है कि पुलिस ने एसपी से एसएसपी से परमिशन मांगा फायरिंग करने के लिए, लेकिन एसएसपी ने उनको परमिशन नहीं दिया। फिर भी वो ब्लैंक फायर 40 राउंड ब्लैंक फायर किया, फिर भी वो भीड़ को काबू नहीं कर पाया और तब जाकर पूरा सरेंडर कर दिया। पूरा मॉब थाने में आया, पूरा थाना को तोड़फोड़ कर दिया, पूरा थाना को जला दिया। थाना के अंदर पुलिस का 4 व्हीकल था, वो 4 व्हीकल को जला दिया। इसके अतिरिक्त और 10 व्हीकल था, क्योंकि जो रोड से पकड़ के व्हीकल्स लाता है ना, वो भी थाना में रहता है। ऐसा कुल 12-14 व्हीकल तो थाना के अंदर ही उन्होंने फूंक दिया। और उसके बाद उस थाना के आसपास में जितने हिंदुओं का घर था, दुकान था, वो दुकान सब उन्होंने तोड़ने लगा। उन घरों में जाकर हमला किया। वहां पर किसी का घर में मोटर बाइक था, वो मोटर बाइक भी जलाने लगा। जिन लोगों ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, उनको जबरदस्त पिटाई किया। यहाँ तक एक छोटी सी लड़की, 11 साल की लड़की, उसको भी जबरदस्त पिटाई किया। उसको तो एकदम चीख पे एक बड़ा घाव आ गया, चोट आ गया। और फिर लोगों ने बिल्कुल अपने को भगवान का नाम लेते रहे और ये भीड़ बिल्कुल बेकाबू हो गया था। और चारों तरफ में एकदम एक आतंक फैल गया। लोगों ने एकदम टेरराइज हो गया और केवल भगवान का नाम लेते रहे। और फिर पहले तो जो वहाँ का जो आईसी है, सुब्रत घोष उनका नाम है, वो इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर है, वो सुब्रत घोष, वो खुद घायल होके और मालदा भाग गए और पुलिस भी इधर उधर भागे, थाना पूरा छोड़ के। पूरा थाने के सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट, सारे वो एफआईआर केसेस का कॉपी सब कुछ फूंक दिया, जला दिया। ये स्थिति है। और अभी पूरा वहाँ पर मालदा जिला, बताना चाहूंगा तपन जी, जिस कमलेश तिवारी को लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है, उनके ऊपर तो रासुका लगाया गया, लेकिन इन 2.5 लाख लोगों ने जो नंगा नाच किया है, इनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ जी, ठीक बात आपने बताया। सोमवार या मंगलवार के दिन पुलिस ने थोड़ा सा कार्रवाई किया। कुछ लोगों को जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई कर सका, और कुछ मीडिया का फोटो से भी उनको पकड़ने के लिए एक मुस्लिम गांव में पुलिस गई। वहां जब गांव में गई तो मुसलमानों ने उसका भरपूर विरोध किया और वहीं पर फिर से पुलिस के साथ संघर्ष हुआ। और फिर से संघर्ष में ये जानकारी मिला कि वहां को पुलिस को फिर से फायरिंग करना पड़ा और वहां से 10 लोगों को पुलिस पकड़ के लाया। और उसके बाद ध्यान में आया कि 10 में एक हिंदू है, उसको छोड़ दिया और बाकी 9 को कोर्ट में चालान कर दिया और कोर्ट से उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन वहां पर भी मुसलमानों ने पुलिस से किया और पुलिस के साथ दंगा किया, मारपीट किया। और अभी आप जो बंगाल का दर्द सुना रहे हैं, उसमें हम आपको आपकी बात को जोड़ने वाला हमारा कुछ और रिसर्च दिखाते हैं कि बंगाल में राजनीति के लिए ना केवल खून होते हैं, मर्डर होते हैं, घर जलाए जाते हैं, बल्कि राजनीतिक बलात्कार भी कैसे होते हैं। आपके सामने कुछ आंकड़े। ममता बनर्जी मुस्लिम टुकटुकी मंडल 14 वर्षीय लड़की का बंगाल में अपहरण होता है, उसके साथ बलात्कार होता है, उसे छोड़ दिया जाता है, फिर उसका अपहरण होता है और फिर बलात्कार होता है। ऐसी कई घटनाओं का गढ़ बन गया है बंगाल, और ये सब हो रहा है महिला मुख्यमंत्री के राज में। जी हाँ, महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन इन घटनाओं पर न तो कोई अपना अवार्ड वापस करता है और न ही कोई असहिष्णुता की बात करता है। टुकटुकी मंडल के घर वाले अपनी बेटी के लिए न्याय मांगते रहे, ममता सरकार सोती रही। लव जिहाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। स्कूल गोइंग हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जाता है, उनसे बलात्कार किया जाता है, फिर उन्हें वेश्यावृत्ति में शामिल होने को मजबूर किया जाता है। ऐसे गैंग बंगाल में कई बन गए हैं जो बच्चियों का अपहरण करते हैं और फिर उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल देते हैं। यहाँ बच्चियों की जिंदगी नर्क बन गई है। इन गैंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि इनके सरगना सत्ता पक्ष के नेता होते हैं। न तो पुलिस इन पर कार्रवाई करती है और न ही इनके खिलाफ कोई सामाजिक संगठन आवाज उठा पाता है। जो आवाज उठाता है उस आवाज को दबा दिया जाता है। इस जंगल राज के पीछे ममता की सांप्रदायिक राजनीति को माना जा रहा है, क्योंकि ये सब मुस्लिम कट्टरपंथी कर रहे हैं। अगर ममता बनर्जी इन लोगों पर कोई कार्रवाई करती हैं
तो उसे वोट बैंक के खिसकने का डर लगा रहता है। ऐसा माना जाता है कि ममता बनर्जी चुनाव को देखते हुए सभी मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुली छूट देने का मन बना चुकी हैं। वैसे टुकटुकी मंडल का अपहरण करने वाले बाबू सोनागाजी जैसे कई और भी तृणमूल गैंगस्टर बंगाल में सक्रिय हैं। पिछले 2 सालों में करीब 9,000 महिलाओं के अपहरण की बात करते हैं कई सामाजिक संगठन, लेकिन अभी तक किसी को न्याय नहीं मिला है। ऐसे में सवाल बंगाल सरकार पर भी उठते हैं, तो वही असहिष्णुता पर बोलने वाले भी बेनकाब होते हैं। क्या हिंदू बच्ची के साथ हुआ बलात्कार असहिष्णुता नहीं है? क्या हिंदुओं का कत्लेआम असहिष्णुता नहीं है? ऐसे ही कई सवाल आज इन तथाकथित सहिष्णु लोगों से किए जा रहे हैं, मगर इन्होंने मौन साध रखा है। कई लोग अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए, हम उनके पास चलते और कुछ कॉलर के कॉल भी लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, मैं अरुणेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद कानपुर से बोल रहा हूँ। हेलो, बोलते रहिए। हाँ जी, शेखर चौहान जी, जय श्री राम। मेरा सुझाव है कि संसद में एक राष्ट्र नीति विषयक विधेयक लाना चाहिए, जिसमें राष्ट्रनीति और राजनीति में फर्क तय होना चाहिए, और जो राष्ट्रनीति को प्रभावित करने वाला राजनीतिक दल या व्यक्ति या राज्य करे, उसको केंद्र शासित अर्थात भारत शासित राज्य के रूप में घोषित कर देना चाहिए। और ममता बनर्जी और ये सारा हिंदुस्तानी जानता है माननीय कि जो है जहां बहुमत में मुस्लिम हुआ वहां पर वो मुस्लिम चाहे जो भी करे वो सब अच्छा कर रहे हैं, और हिंदू अल्पमत में जहां पर हुआ वहां पर पाकिस्तान बन। ये जो बात इस कॉलर ने कही कि हिंदुस्तान या दुनिया भर के लोग मुसलमानों के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं, हम नहीं चाहते कि दुनिया ऐसा कहे, लेकिन आखिर वो क्यों कहते हैं, क्यों कहने पे मजबूर है और क्यों ऐसी आवाज उठ रही है, ये भी मुसलमान समाज के लोगों ने सोचने की आवश्यकता है। और भी कॉलर हमारे साथ जुड़े, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेते हैं तपन जी की और उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। तपन जी, आप कॉलर की भी बात सुनेंगे या सोशल मीडिया पर भी जिस प्रकार की मालदा को लेकर चर्चा है, ये चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं है? देखिए, कुछ लोग कहता है कि सरकार की दबाव के कारण मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह समाचार दबाती है, सप्रेस करती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा सच नहीं है। ये इसमें कुछ सच तो है, लेकिन हमारे मीडिया में जो कम्युनिस्ट लोगों का प्रभाव दबदबा पहले से है और इन्फिल्ट्रेशन पहले से है। ये जो जादवपुर यूनिवर्सिटी और जेएनयू वगैरह शिक्षा संस्थान में कम्युनिस्टों का इन्फिल्ट्रेशन है, इसलिए कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग मीडिया में पत्रकार, सीनियर पत्रकार अधिकतर है। इसलिए इन लोगों को कभी मुसलमानों का गलती दोष नहीं दिखाई देता है, तो इन लोगों को हमेशा हिंदुओं का ही दोष दिखाई देता है। इसलिए कम्युनिस्ट का प्रभाव के कारण मेन स्ट्रीम मीडिया में ये मालदा जैसा इतना भयानक घटना का भी जिक्र नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और क्या सरकार के हस्तक्षेप से अगर मीडिया बदलता हो, रुकता हो, तो मैं नहीं मानता। मीडिया में भले ही टीवी का चैनल, टीवी का रिमोट आपके पास है, लेकिन उस टीवी चैनल का रिमोट विदेश में बैठे उस इन्वेस्टर के पास है, जो एफडीआई के माध्यम से या 2 नंबर के माध्यम से टीवी चैनलों को कंट्रोल करता है। इसलिए मोदी सरकार ने यह भी सोचने की आवश्यकता है कि 26% से 49% का जो अनुपात मोदी सरकार मीडिया में इन्वेस्टमेंट एफडीआई का बढ़ाने जा रही है, क्या यह हिंदुस्तान के हित का है भी? तब तो शायद मालदा का कहीं पर स्क्रॉल भी नहीं चलेगा। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल का मालदा, जो कि दुर्भाग्य है उस मालदा का, क्योंकि वो दादरी नहीं है, वो गुजरात नहीं है, क्योंकि वहां पर सेक्युलर, तथाकथित सेक्युलरों की सरकार है और मीडिया उसके दर्द के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में घटित छोटी सी घटना के ऊपर
देश भर में मुस्लिम समुदाय के लाखों के आंदोलन हो रहे और मालदा में 2.5 लाख लोग सड़क पर आए और उन्होंने वहां पर जो नंगा नाच किया, इस विषय पर मीडिया बोलने को तैयार नहीं, देश का सेकुलर समाज बोलने को तैयार नहीं और अवार्ड वापसी गैंग भी बोलने को तैयार नहीं। आज हमने तय किया कि बिंदास के दर्शकों को अपनी बात रखने का मौका देंगे और ये विषय हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सुरेश जी, नमस्कार। हाँ सर जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस देश में, हिंदुस्तान में हिंदू की कोई इज्जत नहीं है और यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम हिंदू यहाँ पे अल्पसंख्यक है। सेकेंड, ये मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी मीडिया हाउसेस है, आप उनको क्यों निमंत्रित नहीं करते कि आइए खुले बहस में हमसे डिबेट कीजिए कि आप कौन कौन सी चीजें छुपाते हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं दिखाते हैं, आप उनको बुलाइए। थर्ड कि सर, हम जैसे लोग, आम इंसान को आप बुला सकते हैं, हम भी डिबेट में शामिल होना चाहते हैं पैनलिस्ट बन के। साबिती हो रहे ना इस कॉल के द्वारा, आप एक तरीके से डिबेट में लाइव ही जोड़ रहे हैं। हाँ, ये पता है, बट आप टीवी में बुला के भी जैसे दूसरे पैनलिस्ट को बुलाते हो, जो दूसरे व्यक्ति होते हैं समाज के, आप उसमें कुछ कॉमन आदमियों को भी जोड़ सकते हैं कि हम अपनी व्याख्या वहाँ पे रख सकते हैं और हमारे पास इतनी चीजें हैं बताने के लिए कि हम उनको शर्मिंदा कर सकते हैं। बिल्कुल। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सॉरी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, कुर्ला से। सर मेरे कुछ मित्र हैं। हम आने वाले दिनों में ऐसा प्रयोग भी जरूर करेंगे। हम आपको बंगाल और बंगाल में दंगे का इतिहास, खास करके ममता के बाद का ये करुण जो स्थिति बंगाल की बनी है, उसको दिखाते हैं। वैसे तो बंगाल में सांप्रदायिक दंगों का इतिहास पुराना रहा है, लेकिन ममता सरकार में दंगों की बाढ़ सी आ गई है। ममता सरकार के आने के कुछ ही दिन बाद बंगाल में दंगों की शुरुआत तेज हो गई। बंगाल के 24 परगना जिले में मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ अचानक से लोगों के घरों को फूंकने लगती है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, महिलाओं से बलात्कार किया जाता है, दंगाइयों की टोली लोगों के घर तबाह कर देती है। मगर फिर भी ममता सरकार दंगाइयों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, लेकिन नेता राजनीति करते रहते हैं। वैसे बंगाल में ममता सरकार के कार्यकाल में करीब 500 छोटे मोटे सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, ममता सरकार दंगों पर चुप क्यों है? क्यों दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं होती? क्यों कट्टरपंथियों को नंगा नाच नाचने की खुली छूट दी जाती है? वैसे ज्यादातर दंगों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की करतूत सामने आई है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए ही अपराध को बढ़ावा देकर दंगों की आग को सुलगाते हैं। इन दंगों के जरिए बांग्लादेश अपने आप को भारत का नागरिक साबित करने में सफल हो जाते हैं। घुसपैठियों के फर्जी वोटर कार्ड बना दिए जाते हैं। इससे कई जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। जिन जगहों पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, वहां कानून का कोई राज नहीं है। दंगों के जरिए हिंदुओं को विस्थापित किया जा रहा है। ममता सरकार इन दंगाइयों को खाद पानी दे रही है। वर्तमान बम धमाकों में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के तार जुड़े पाए गए हैं, लेकिन ममता इस पर मौन बनी रही। बंगाल के कई जिले आतंक का पर्याय बन चुके हैं। इनमें मालदा और साउथ परगना जिलों में अपराध अपने चरम पर है, क्योंकि यहाँ से हिंदुओं को मारकर भगा दिया जाता है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि आने वाले समय में बंगाल में कानून का राज खत्म हो जाएगा। यहाँ भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे आतंकियों के अड्डे बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ कई मदरसे कट्टरपंथ की शिक्षा दे रहे हैं। इसकी वजह से आतंक की जड़ें मजबूत हो गई हैं। तो ये बंगाल की स्थिति है और इसे जलते हुए बंगाल को आपके सामने कोई दिखाने को तैयार नहीं। और राष्ट्र सर्वप्रथम के विचार के साथ सुदर्शन आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आया है। हमारे साथ ब्रिजेंद्र मुदगिल जी वरिष्ठ पत्रकार हो जुड़ गए, उनके साथ बात चलते हैं। मुदगिल जी, बंगाल के दर्द को हिंदुस्तान के सामने कैसे रखा जाए? देखिए, इससे मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ कि जब गनी खान चौधरी यहाँ मिनिस्टर थे रेलवे के कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा मदरसे खुले और उस समय मीडिया में ये रिपोर्ट भी हुआ कि ये मदरसे खुल रहे हैं और इनको पैसा कौन दे रहा है। लेकिन उसके बारे में कांग्रेस जैसे अपनी नीति के मुताबिक सेकुलरिज्म के चादर ओढ़ के बैठी रही और उसके नतीजे हम अब देखेंगे। देखिए, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इन इंसिडेंट्स को इस तरह देखा जाता है कि जब आतंकवादी घुस जाते हैं तो बीएसएफ को पता लगता है कि यहाँ कुछ स्मगलर्स के गैप्स थे जो स्मगलर इस्तेमाल करते थे।
जब हमला हो जाता है तब आपको पता लगता है कि लाइटें खराब थी आपकी। तो इस तरह की रिएक्टिविटी हम अगर रखेंगे, मेरे को नहीं पता, 18 तारीख को मेरे को मालूम है कि हमारे होम मिनिस्टर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्पेशल डेलीगेशन भेजना चाहिए जो ऑन द स्पॉट इसकी इंक्वायरी करे और सेंटर को 7 दिनों में बताए कि वहाँ स्थिति कैसे है और कैसे ये डेवलप हो रही है। ये तो सामने है, जब थाना जला दिया गया, पुलिस वाले भाग गए अपनी फाइलें छोड़ के, तो स्टेट गवर्नमेंट तो इनकॉम्पिटेंट है सिचुएशन को डील करने के लिए। आज की स्थिति ये है, आगे क्या डेवलप होगी ये देखते हैं। बिल्कुल, कॉलर के पास चलते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हाँ सर, जो मालदा के अंदर हुआ है वो भी एक आतंकवादी घटना से कम नहीं था। और रही दूसरी बात, इसके अंदर जहाँ भी ये कम्युनिटी ज्यादा होती है वहाँ ये ऐसे है, हमेशा जो अपना है ये सारा करती है। इसके लिए कोई कुछ वो नियम नहीं है। दूसरा ये क्या, जहाँ भी ये कम्युनिटी ज्यादा होती है उसके अलावा क्या करती है, अपना राज्य अलग बनाना चाहती है। ये इस्लाम पहले मालदा वो क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, हिंदू अल्पसंख्यक है। क्या भारत के मुसलमानों को ये उनके मुंह पे तमाचा नहीं है कि अल्पसंख्यक हिंदू उनके बारे में ये बात कह रहे हैं? टीवी पर ये बात होनी चाहिए कि नहीं? इस विषय पर कुछ लोगों की राय अलग हो सकती है, सरकार की नीतियां अलग हो सकती है, लेकिन जब जमीन का वास्तव चित्र दुनिया के सामने नहीं आता तो टीवी को मौन तोड़ना जरूरी पड़ता है। और उसीलिए हम आपको वो दर्द अपने शब्दों में दुख के साथ बयां करने की पूरी छूट देते हैं। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले जरा हम कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर ये सवाल हम आपको क्यों पूछ रहे हैं। देखिए, हिंदुओं पर अत्याचार सहिष्णु नहीं। बंगाल में हिंदू बच्चियों के साथ बार बार बलात्कार किया जाता है, उन्हें वेश्यावृत्ति में ढकेला जाता है। तो वहीं हिंदुओं का भारत में कई जगह कत्लेआम हुआ, लेकिन किसी तथाकथित सहिष्णु ने अवार्ड नहीं लौटाया। मुस्लिम कट्टरपंथियों के कारनामों पर चुप थे। कोई व्यक्ति पैगंबर की आलोचना करता है तो उस पर रासुका लगा दी जाती है, मगर जब कोई मौलवी खुलेआम गला काटने का फतवा जारी करता है तो ना तो उस पर सरकारें कार्रवाई करती हैं और न ही तथाकथित सहिष्णु लोग बोलते हैं। मालदा में लाखों की भीड़ हिंदुओं के घरों को जलाती, सिर्फ इस बात पर कि किसी ने पैगंबर की आलोचना की। सिर्फ आलोचना करने पर दूसरे धर्मों के घरों को जला दिया, उनकी दुकानों को लूटा गया, महिलाओं के साथ दुराचार किया गया। क्या इस पर बोलने वाला कोई तथाकथित सहिष्णु नहीं है इस देश में? मौलवी खुलेआम सिर काटने की धमकी देते, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक मौलवी खुलेआम सिर काटने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में कोई इन मौलवियों पर न तो कार्रवाई कर रहा है और न ही कोई इसके लिए अवार्ड वापस कर रहा है। बंगाल में हिंदुओं को धार्मिक आजादी नहीं, बंगाल में हिंदुओं को दुर्गा पूजा नहीं करने दी जाती है। दुर्गा यात्रा निकालने के लिए प्रशासन कहता है आज ईद है, आप अपनी पूजा आज नहीं कर सकते। क्या कोई ऐसे कहने वाला है कि आज दुर्गा पूजा है, बाकी दूसरे दिन हो सकते हैं? कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। इंदौर से बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश से। बोलिए। जो ये चल रहा है अपने देश में, जैसे अभी बंगाल में हुआ है, अभी ऐसे जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ था, और अभी जैसे बिहार में भी हुआ अभी। तो ये कोई सोची समझी चाल है इनकी, विदेशी विदेशों से मिलके है और हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए इनके मदरसे हैं, इन पे कंट्रोल करना चाहिए। मदरसों को देखना चाहिए कि मदरसे गवर्नमेंट के अंडर में काम करें। धन्यवाद। हमारे साथ तपन घोष जी भी जुड़े हुए। तपन जी इस विषय पर क्या राय रखते हैं, उनके पास चलते। तपन जी, मदरसों को लेकर जो भारत सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पिछले 15 साल में विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट दी है और यूपीए सरकार ने भी ये माना है कि वहां पर होने वाली गतिविधियां, और अगर मैं हाल की 1-2 दिनों की घटना कहूं तो आज ही बेंगलोर में एक मदरसा शिक्षक को आईएसआईएस में लोगों की रिक्रूटमेंट करते हुए पकड़ा गया। बंगाल के मदरसों की स्थिति पर क्या कहेंगे? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि बंगाल में लगभग 10,000 मदरसा चल रही है। उसमें तो केवल 650 मदरसा जो सरकार के द्वारा बनाई हुई जो मदरसा बोर्ड है, उस मदरसा बोर्ड के उसका अंडर में है। लेकिन से 9,500 मदरसा वो प्राइवेट है, उनको भी सरकार ने स्वीकृति दे दिया है। भले ही उनको ज्यादा पैसा नहीं देता है, लेकिन इनको स्वीकृति दे दिया है। और इन मदरसों में, इन 9,500 मदरसों में किसी तरह की कंट्रोल सरकार की नहीं है। और उन मदरसों में कुरान हदीस के साथ साथ और न जाने क्या क्या पढ़ाया जाता है, किस तरह की कट्टरपंथ का सीख दिया जाता है।
जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, जब तक इन मदरसों में इस तरह पाठ पढ़ाया जाएगा, और जब तक मस्जिदों में जुम्मेवार की नमाज के बाद जो खुतबा दिया जाता है, वो खुतबा यानी एक स्पीच दिया जाता है। वहाँ का जो इमाम मौलवी रहता है, हर जुम्मेवार यानी फ्राइडे नमाज के बाद उस भीड़ को एक सरमन या स्पीच दिया जाता है, और उस स्पीच में कोई धार्मिक बात नहीं रहते, और सारे दुनिया भर के सारे सब ओबामा से, लादेन से और ममता बनर्जी से और भाजपा मोदी से सभी बात उसमें रहता है। ये खुतबा को बंद होना चाहिए और ये मदरसा बंद होना चाहिए। मुस्लिम बच्चों को जो कट्टरपंथ का सीख दिया जा रहा है वो बंद होना चाहिए, नहीं तो इसको हम काबू नहीं कर पाएंगे। और भी एक बहुत बड़ा महत्व की बात है कि जो फैमिली प्लानिंग है, ये जो जन्म नियंत्रण है, ये केवल हिंदुओं पर लागू किया जाता है। किसी भी जो हेल्थ वर्कर जो है, सरकार की हेल्थ वर्कर है, उसके हिम्मत नहीं है कि मुस्लिम एरिया में जाकर और बर्थ कंट्रोल के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ तरह लोगों को समझाए, महिलाओं को समझाए। ये उनका क्षमता ही नहीं है, उनको तो पीट के मार दिया जाएगा। वाम फ्रंट के लेफ्ट फ्रंट के समय में एक अनीता देवान नाम का WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक महिला जो सुंदरबन में जाकर हिंदू एरिया में भी मुस्लिम एरिया में भी फैमिली प्लानिंग के लिए समझाती थी, उनको तो कलकत्ता के पास ही मानतला नाम का जगह है, वहां पर मार के रेप करके उनके एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया। बहुत ही भयानक क्रूरता से उनको मारा गया था। WHO का वर्कर होते हुए भी CPN के जमाने में इसी हुआ। यानी मुस्लिम कट्टरपंथियों ने ये मैसेज दे दिया सरकार को कि फैमिली प्लानिंग को लेकर मुस्लिम एरिया में मत जाओ, मत घुसो। अब इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेट जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, हिंदुओं का ग्रोथ कम है और मुस्लिमों का ग्रोथ ज्यादा है, इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन ग्रोथ। और जो भी जितने भी मुसलमान है उनको मदरसा का शिक्षा के कारण और मस्जिदों में जो खुतबा दिया जाता है यानी सरमन दिया जाता है, स्पीच, इसके कारण इससे भड़काया जाता है। और जहाँ जहाँ अभी तक बंगाल में दंगा हुआ है सभी जगह में ये मुझे जानकारी मिलता है कि मस्जिद का माइक से पुकारता है, झूठ बोलता है कि फलाना जगह में मस्जिद पर हमला हो गया, फलाना इमाम को मार दिया, इन सब इकट्ठा हो जाओ। इन मस्जिदों का माइक जो अजान देने के लिए यानी नमाज पढ़ने के लिए बुलाने के लिए जो यूज होना चाहिए वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें भड़काया जाता है मुसलमान, हम मुसलमानों को भड़काया जाता है। इसलिए मैं तो ममता बनर्जी से ये मांग करता हूँ कि ये बार बार ये राय को देखिए। तपन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जो इलीगल मदरसे आपने गिलाए 9 साढ़े 9 जैसे मैंने पहले बता चुका था, बहुत सारे पहले गनी खान चौधरी के टाइम में खुल चुके थे। आपने इस बारे में सेंटर को लिखा है? इलीगल नहीं है ये, जैसे प्राइवेट स्कूल होता है इसी तरह प्राइवेट मदरसा है जो कौम के पैसे से चलता है, सरकार के पैसों से नहीं चलता है। वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? सऊदी अरब से पैसा भी आता है। नहीं, ये ठीक है। वहाँ देखिए करिकुलम में मैं नहीं जानता, करिकुलम जो वहाँ पढ़ाया जाता है वो कहीं कोई बॉडी अप्रूव करती है, ठीक? वही तो करिकुलम केवल जो मैंने बोला कि 650 मदरसा है, उन 650 मदरसों जो सरकार के अंडर में है, मदरसा बोर्ड के अंडर में है, उसमें करिकुलम पर सरकार की कुछ हद तक नियंत्रण है। वहाँ पर भी कुरान हदीस पढ़ाया जाता है, फिर भी वहाँ पर कुछ हद तक नियंत्रण है। बाकी 9,500 मदरसों में क्या क्या पढ़ाया जाएगा उस पर सरकार की कुछ भी नियंत्रण नहीं है। मुदगिल जी, क्या कारण है कि इस मदरसे को आधुनिक करने या मेनस्ट्रीम में लाने की जब बात होती है तो ये मुसलमानों की अहित का राग आलापा जाता है? मुझे याद है कि महाराष्ट्र के जो शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े, उन्होंने एक योजना लाई थी कि हम मदरसे को पैसे देंगे, लेकिन उनको देंगे जो हमारे करिकुलम को मुसलमानों को सिखाएंगे, कंप्यूटर सिखाएंगे, बच्चों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे, केवल कुरान तक सीमित नहीं रखेंगे। ऐसा कहने के बाद ये महाराष्ट्र सरकार का मुस्लिम विरोधी कदम कहा गया, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, ये तो अब स्किल डेवलपमेंट के अभी जो प्रोग्राम आ रहा है जिसके ऊपर NMDFC को बहुत पैसा दिया गया है, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, उसको भी लागू नहीं कर पा रहे क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर माइंडसेट से सब बच्चों को तैयार किया जाए। अब वो तो क्लैश हो जाएगा ना, जहाँ वो कंप्यूटर एजुकेशन सीखेगा, जहाँ वो इंटरनेट सीखेगा, जहाँ उसका एक्सपोजर लेवल बढ़ेगा, तो वो मौलवी की बात क्यों सुनेगा? अब आप देखिए कि जो लोग यहाँ पे आतंकवादी बंद नहीं करना है और इसलिए वो अपना ग्राहक बना रहा है इस देश के तमाम हिंदू। और अच्छा, ये बात भारत में नहीं हो रही है तो दुनिया भर में क्यों हो रही है मुदगिल जी? फिर ये दुनिया भर में हो रही है। देखिए, जो आतंकवादी अटैक करने आते हैं यहाँ पे, आप ये बताइए, वो मंडे आते हैं ना। तपन जी शायद कुछ जोड़ना चाहते हैं बात।
नहीं, थोड़ा टिप्पणी करना चाहता हूँ कमेंट की केवल कंप्यूटर देने से नहीं होगा, कंप्यूटर से भी उनको जिहाद का पाठ पढ़ाया जा सकता है। देखिए, हाँ। इसमें करिकुलम पर कंट्रोल होना देखिए चाहिए। ऐसा है कि पाकिस्तान में जो सिलेबस इंटरनेट, पर कंट्रोल होना चाहिए। मैं आपको यही बताता हूँ, जैसे आप बोल रहे थे कि खुतबा देने की बात, अब आप देखिए जो पाकिस्तान में जितने मदरसे हैं और या जहाँ जितनी भी वहाँ पे मस्जिदें हैं, वहाँ जो खुतबा दिया जाता है तो वो दो पढ़ते हैं कि एक तो हिंदुओं का नाश हो और एक इस ये यहूदियों का। वो बोलते हैं हिंदू और यहूद इनका खुदा नाश करे। ठीक, वहाँ पे आप अपने उद्धार की बात करिए ना, दूसरे के नाश की बात करनी क्या जरूरत? नाश की बात होती है, उद्धार की बात नहीं होती। दूसरा, एक बार एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने मेरी ऐसी टेलीविज़न में बहस हो गई, हमने कहा कि देखिए हमारे बीच में शांति कैसे हो सकती है जब आप ये पढ़ाएंगे कि काफिर, और वहाँ पे जो कायदा बनता है, जो कायदा मतलब प्री नर्सरी पढ़ाया जाता है या नर्सरी में पढ़ाया जाता होगा, उसमें दिखाया जाता है कि काफिर में एक ब्राह्मण की फोटो दिखाई जाती है कि ये हिंदू ब्राह्मण काफिर, और जालिम में एक सरदार की फोटो दिखाई जाती है। वहाँ बच्चों को इस तरह अगर आप पढ़ाएंगे कि जालिम ये और काफिर ये है, तो फिर शांति कहाँ होनी है? चलिए, जब हम ये तो रोज की कहानी हो गई, हम थोड़ा बंगाल पर लौटते हैं। हम आपको परिणाम दिखाते हैं, उसके बाद तपन जी के पास जाएंगे। कुछ परिणाम आपके सामने देखिए। देश में मुस्लिम कट्टरता बढ़ जाएगी। हिंदू कट्टरता के आलोचक तो देश में भरे पड़े हैं, लेकिन कोई मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा हो रहे कत्लेआम और अपराध पर बोलने वाला नहीं है। ऐसे में देश में मुस्लिम कट्टरता को खूब खाद पानी मिल रहा है। बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। बंगाल के कई जिलों में हिंदू पहले ही अल्पसंख्यक हो गया है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ लगातार बढ़ रही है। वहीं मुस्लिम आबादी का तेजी से बढ़ना भी हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना रहा है। बंगाल में कट्टरपंथ का राज होगा। बंगाल में जहां मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा है, वहां हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। हिंदुओं को व्यवसाय नहीं करने दिया जा रहा है। उनकी महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। ममता सरकार इन कट्टरपंथियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित हिंदुओं को न्याय नहीं मिलेगा। अत्याचार और दंगों की घटनाएं किसी भी समाज में नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब इन पर दोहरी नीति अपनाई जाती है तो उसमें न्याय मिलने में भी परेशानी होती है। ऐसा ही उदाहरण है कश्मीर से भगाए गए कश्मीरी पंडितों और सिख दंगों में मारे गए निर्दोषों की। देश विरोधी तत्वों को सजा नहीं मिलेगी। देश में कई ऐसे लोग हैं जो धार्मिक कार्यों के पीछे देशद्रोह का कार्य कर रहे हैं। बेंगलोर में अलकायदा के लिए भर्ती करने वाला मौलवी इसका ताजा उदाहरण है। ऐसे लोगों को ये तथाकथित सहिष्णु लोग बचा रहे हैं। ये परिणाम होंगे, लेकिन इन परिणामों की चिंता करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर मालदा से कोई कॉलर जुड़कर अपनी बात को करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो कॉलर जुड़े उनसे बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जय हिंद। हाँ, मैं आर.के. शर्मा प्रतापनगर जयपुर से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा कहना एक तो ये है कि जो मीडिया वाले हैं कितने नपुंसक हो गए हैं कि आपके सिवाय कोई दिखाता नहीं कि क्या हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर। रात शाम को चौपाल सजा कर बैठ जाते हैं और ऐसे विषय उठाते हैं जिनका कोई देश से ताल्लुक नहीं है। ऐसा विषय जिसमें कि आतंकवाद का खुला नंगा नाच हो रहा है, बंगाल में हुआ है, आज पूर्णिमा में हुआ है, और वहाँ पर जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं जो संविधान की रक्षा नहीं कर सकते, उनको रहने का अधिकार ही नहीं है। मुख्यमंत्री पर छोड़ देना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मुख्यमंत्री देशद्रोहियों पर कोई एक्शन नहीं ले सकता है और देशद्रोहियों का साथ दे रहा है, जयचंद बने हुए बैठे हुए हैं, तो उनके खिलाफ जनता को भी सोचना चाहिए। क्या सारी जिम्मेदारी जितनी भी है। धन्यवाद। मुदगिल जी से बात चलते। मुदगिल जी, मुख्यमंत्री तो नहीं बोलती, इसका राजनीतिक कारण समझ में आता है, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया क्यों चुप है? इस पर एक पत्रकार के नाते आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत दिनों से एक फैशन चला हुआ है कि अगर आप खुली बात करेंगे तो वो डेंजरस बात है, कहने लगे कि साहब आप इंटॉलरेंट हो गए। अब टॉलरेंट इंटॉलरेंट की परिभाषा भी लोग अपनी अपनी निकाल के बैठे हुए हैं। हाँ जी, तो इस बारे में देखिए, मीडिया में कभी इस बारे में डिबेट एक प्रॉपर हुई कहाँ है? कभी हमने ये इश्यूज़ को उठाया है कि भाई आप पर्सनल लॉ की मुसलमान लागू नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक? वहाँ पे आप देखिए, अगर आप किसी कोर्ट्स में चले जाएं, कितनी औरतें वहाँ मेंटेनेंस के लिए खड़ी होती हैं, लेकिन उस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। आमिर खान भी तैयार नहीं है और शाहरुख खान भी तैयार नहीं है। हाँ, अच्छा, उस पर आप बोलेंगे
कि भाई सुरेश जी बोल रहे हैं या ब्रिजेंद्र मुदगिल बोल रहा है तो कहते हैं जी ये तो हिंदुओं का अत्याचार हो गया हम पे। मतलब कोई रीजन की बात ही नहीं है। अब सेकेंडली बंगाल का जो प्रश्न आपने बताया, तो बंगाल भी इज़ वेरी सेंसिटिव। बंगाल वो एरिया है जहाँ से पाकिस्तान की डिमांड और डायरेक्ट एक्शन शुरू हुआ था। आप समझिए ये पंजाब से नहीं हुआ, ये लाहौर से शुरू ही नहीं हुआ था, ये बंगाल से शुरू हुआ था। अच्छा, आपने डायरेक्ट एक्शन का नाम लिया है, तो जरा तपन जी, हिंदुस्तान की नई पीढ़ी जानती ही नहीं है कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, ये बात ठीक है, और इसीलिए हमने हिंदू सहमति संगठन ने हर साल 16 अगस्त के दिन, जिस दिन कलकत्ता के सड़क पे डायरेक्ट एक्शन डे इन द डिमांड ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था, यहाँ उस समय के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर सोहरावर्दी के नेतृत्व में, और जिसको कम्युनिस्टों ने, ज्योति बसु ने भरपूर साथ दिया था, उस दिन 16, 17, 18 अगस्त सन 1946 में उस दिन कलकत्ता के सड़क पे खून का नदियां बहाया गया था। मुसलमान गुंडों ने पाकिस्तान का डिमांड को लेकर जिन्ना के आह्वान पर कि पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमें डायरेक्ट एक्शन करना चाहिए, अब हिंदुओं ने समझा नहीं था कि डायरेक्ट एक्शन किस पर करेंगे, किन पर करेंगे। लेकिन 16 अगस्त दोपहर से शुरू हो गया और कलकत्ता में कत्लेआम, मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का कत्लेआम 16, 17, 18 अगस्त को हुआ था, और उसी दिन पाकिस्तान का और नींव यहाँ डाला गया था। और आज के पीढ़ी के ये पता नहीं है, और जब यहाँ कम्युनिस्टों का राज था ना, उस समय उन्होंने यहाँ का जो इतिहास का पाठ्यक्रम से ये सारी चीजों को और डिलीट कर दिया, डिडक्ट कर दिया। इसलिए आज की जनता को ये पता ही नहीं, यहाँ का बच्चों को लगता है कि हिंदू मुसलमान मिलकर स्वाधीनता हासिल किया, जबकि हकीकत यह है कि मुसलमानों ने तो पाकिस्तान हासिल किया और हिंदुओं ने देश की आजादी के लिए खून दिया। लेकिन आज के तारीख के युवा को ये पता नहीं है, इसलिए हम हिंदू सम्मति की कोशिश करते हैं। ये छोटे से समय में पूरे विस्तार से नहीं बताया जा सकता, लेकिन हम इस दिन के ऊपर, क्योंकि इस देश का सच्चा इतिहास जब देश को नहीं बताया जाता तो सुदर्शन उसको लेकर आता है, और डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर हम जरूर पूरा प्रकाश डालेंगे। देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ एक कॉलर कलकत्ता से जुड़े, उनसे बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, हेलो। हाँ जय हिंद जी। जो यहाँ पर जो मालदा है ना, हाँ, मालदा का ये बॉर्डर में तो बीएसएफ बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। बीएसएफ तो भेजना चाहिए। बीएसएफ का डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक नहीं है, वो तो इजीली रात में तो वो यहाँ पर आ जाते हैं, डेली का डेली बेसिस में ही ये है। बीएसएफ तो भेजना चाहिए ना। लेकिन भाई साहब, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप तो सीमा पार के बांग्लादेश की बात करें। अब तो बांग्लादेश बंगाल के अंदर आ चुका है, अब बंगाल ही बांग्लादेश बनने जा रहा है, उसका क्या? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। बीएसएफ को तो होना चाहिए ना। और जो मीडिया है ना, लेकिन बीएसएफ तो केवल सीमा सुरक्षित रखेगी ना, सीमा के अंदर के बांग्लादेश का, बंगाल का क्या है? हाँ, हेलो। धन्यवाद। जो मीडिया, बिल्कुल मीडिया के ऊपर भी ये बात करना चाहते थे। मैं समझ रहा हूं कि अभी जितने कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, ज्यादातर लोग मीडिया के साथ बात करना चाहते हैं, और सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर जो चर्चा है वो मीडिया को सवाल पूछ रही है। लेकिन इस देश का मीडिया जो सारे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने की बात करता है वो मौन है, इसको नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया उनकी इस हरकत को नंगा कर रहा है। हम भी हिंदुस्तान के मीडिया से ये उम्मीद करते हैं, हालांकि हमें ये उम्मीद नहीं है, लेकिन ये करते हैं कि मालदा पर वो अपना मौन तोड़े, लेकिन उम्मीद कम है। हम उपाय भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार मुदगिल जी के पास चलते। मुदगिल जी, हम अब तक स्थिति, कारण और परिणाम देख चुके हैं। अभी हम जब उपाय की दिशा में जाते हैं तो आपको क्या प्रमुखता से उपाय दिखते हैं? देखिए, इंटॉलरेंस चाहे वो रिलीजियस हो या किसी भी लेवल पे हो, अभी तो पूरी दुनिया ये देख रही है कि रिलीजियस इंटॉलरेंस, मतलब रिलीजियस प्रोफाइलिंग हो रही है, जिसे कहते हैं ना कि धर्म के नाम पे लोगों को छाटा जा रहा है, बांटा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो रिएक्शन होता है इन चीज़ों पे वो बड़ा साइंटिफिक नहीं है। देखिए, सीधी बात है कि अगर वहाँ पे थानों पे अटैक हो रहा है तो आम आदमी की क्या हैसियत है?
आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आम एक घर कैसे सुरक्षित है अगर थाने लुट रहे हैं वहाँ पे। तो 18 तारीख को अगर वो जा रहे हैं आपके गृह मंत्री, उनसे पहले एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उनको बना के भेज देनी चाहिए थी। और इस पे जैसे वो ये भी कॉलर बीएसएफ की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो ये बात बताना चाहते हैं कि वहाँ की जो पुलिस है वो प्रोटेक्शन देने के काबिल नहीं है और उस पे एक बिल्कुल। चलो हम साथ में जो उपाय दर्शकों ने भेजे उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। उपाय देखिए। सभी कट्टरपंथी घटनाओं को एक नजरिए से देखा जाए, हिंदुओं के बयानों को असहिष्णु कहना और मौलवियों के सिर कलम करने पर चुप रहना कहाँ की सहिष्णुता है। ऐसे सहिष्णु लोग जो सिर्फ एक तरफा प्रतिक्रिया देते हैं, ये लोग बुद्धिजीवी और सामाजिक परिवर्तन करने वाले तो कभी नहीं हो सकते। बंगाल सरकार कट्टरपंथियों पर सख्त कार्रवाई करे। बंगाल सरकार वोट बैंक की राजनीति की वजह से कट्टरपंथियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में ममता सरकार पर सांप्रदायिक होने के आरोप सही साबित हो रहे हैं। धर्म के नाम पर सिर काटने की बात करने वालों को आतंकी कहा जाए। जो लोग धर्म के नाम पर लोगों के सिर काटने की बात कह रहे हैं, ऐसे लोग आतंकी संगठन आईएसआईएस के एजेंट हो सकते हैं। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक देश दो कानून का राज न हो। बंगाल की ममता सरकार एक देश में दो कानून के राज वाली नीति पर चल रही है, क्योंकि जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां कानून का कोई राज नहीं है। प्रशासन वहां कानून को सख्ती से लागू करने की बात नहीं कहता। ऐसे में ममता सरकार पर तो सवाल उठेंगे ही। हम तपन जी के पास दोबारा चलते हैं। तपन जी, कार्यक्रम के आखिर में आपके तरफ से उपाय क्या हो सकते हैं? मैं आपकी अपेक्षा क्या है कि सरकार क्या करे, समाज क्या करे, या समाज के विभिन्न घटक क्या करें? तपन जी प्रश्न एक बार दोबारा बताइए, थोड़ा आवाज में दिक्कत हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्यक्रम के आखिर में एज ए तपन घोष, एज ए हिंदू समिति के संयोजक, एज ए बंगाल के पीड़ित, आप हिंदुस्तान से, समाज से, सरकार से और मीडिया से या समाज के अन्य घटकों से क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, मैं ही चाहता हूं कि बंगाल एक बार पार्टीशन हुआ है और दोबारा पार्टीशन के कगार पर आ गया है। इसलिए बंगाल की युवा पीढ़ी इस चुनौती को स्वीकार करे कि जो अलगाववादी तत्व, इस्लाम से प्रेरित दारुल इस्लाम बनाने वाला जो जिहादी तत्व बंगाल को दोबारा पार्टीशन करके इसका एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के साथ सम्मिलित करना चाहता है या तो कश्मीर जैसा स्थिति बनाना चाहता है। अगर सरकार और राजनीतिक पार्टी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए अक्षम है तो हिंदू युवा इस चुनौती को एक्सेप्ट करे और उसके साथ लड़े और हर प्रकार की तैयारी और अपने घर में, अपने गांव में करे। और मीडिया से मेरा निवेदन है कि आप में से अनेक लोग, आप खुद, आपके पूर्वजों ने रिफ्यूजी है जो पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो फिर आप एक सेकुलरिज्म के नाम पर इस तरह जो इस्लामाइजेशन हो रहा है, इस्लामाइजेशन और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी जो हो रहा है, इसको आप भी उजागर करें ताकि पूरा देश इसको जाने और पूरा समाज इसको जाने और हमारे युवा पीढ़ी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने धरती बचाने के लिए जंग के लिए तैयार हो जाए। ये मेरा सबसे अपील है। तपन जी, मुदगिल जी, मैं आपका आभारी हूँ। आप अकेले आज के शो में स्टूडियो में जुड़े हैं। मैं भी आज स्टूडियो के बाहर हूँ और यहाँ ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा हूँ और तपन जी भी बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं। हम आज तकनीकी कारणों से आपको स्काइप से मुझे भी जुड़ना पड़ा है। यहाँ पर नेटवर्क की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं होटल अंबिका का आभारी हूँ कि उन्होंने हमको ये जगह मुहैया कराई और अपनी बैंडविड्थ भी यूज करने को दी। और मैं तकनीक का भी आभारी हूँ। देखिए, नियति कैसा काम करती है कि बंगाल का आवाज कोई उठा नहीं रहा है। तो मैं आज ये शो शायद भारत के टीवी, दुनिया के टीवी चैनल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एंकर स्काइप से बाहर से जुड़ा है और पूरा 1 घंटे का शो हुआ है। तो मैं तकनीक का भी आभारी हूँ कि जो कॉल ड्रॉप इतने बड़े पैमाने पर होते हैं, लेकिन मैं इतना इंटीरियर में होते हुए भी ये पूरा शो यशस्वी तरीके से आपके सामने कर पाया। इसका कारण है कि भारत के इस आवाज को बंगाल की रियली अप्रिशिएट फॉर टेकिंग यू बिल्कुल और इसलिए इस तकनीक का भी मैं आभारी हूं। और ये मैं कहना चाहता हूं कि इसका मतलब है कि नियति बंगाल का मदद करना चाहती है। अगर किसी कारणों से जो भी राजनीतिक कारणों से वहां की मुख्यमंत्री नहीं कर रही है, उसकी सजा भी जनता, समाज और ईश्वर उनको जरूर देगा। मैं तपन जी का, आपका और सारे दर्शकों का और दोबारा होटल अंबिका का आभार व्यक्त करता हूं। आज के लिए यहाँ पर रुकता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।